यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपके नॉन नर्सिंग क्वेश्चन नहीं है, ओनली नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं। और दूसरी चीज ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिनका अपकमिंग टाइम में एग्जाम है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। ये क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर इस पेपर को एंड तक आप लोग भी देखिए, क्योंकि इस पेपर में से 10 क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में यूपीएसएससी के थ्रू स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन पेपर से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। और आप लोग यदि यूपीएसएससी का पेपर नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर अपडेटेड है। जिन्होंने पेपर दिया था उनके पास उस पेपर की हार्ड कॉपी भी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक चीज जरूर मैच करना कि किन अलग अलग जगह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो यस, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि पेपर तो आप नर्सिंग का ही दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई और पेपर दे रहे हो। इवन नर्सिंग के क्वेश्चंस में से जो लोग इवन फार्मा या लैब टेक्नीशियन का पेपर देते हैं उनको भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं। कुछ सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट मैच करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है आपका द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वेयर नर्स प्रायोरिटाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड इज आइडेंटिफाइड एज। तो ये आपको बताना है कि जो आपने एक हायरार्की नीड पढ़ी हुई है, थ्योरी पढ़ी है आपने इस तरीके से, ट्रायंगुलर शेप थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखिए इसमें जो डिवाइड की जाती हैं चीजें, तो इस तरीके से थ्योरी आई होप आपको याद आ गई हो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है बेसिक तरीके से किस तरीके से इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू जरूरत के। तो थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने, कुबलर रॉस ने, एरिक एरिक्सन ने या फिर अब्राहम मास्लो ने। इन चारों के नाम आपको एग्जाम में आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, क्या है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दी है। कौन सी? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दी है, ना कि ये जो यहाँ पर हायरार्की ह्यूमन नीड्स थ्योरी दी है। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पूछते हैं आपसे तो आपको क्या कहना है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। एरिक एरिक्सन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी दी है जिसमें स्टेजेस आती हैं, फैलिक, एनल, ओरल। कुबलर रॉस की थ्योरी है ग्रीफ वाली। कौन सी? ग्रीफ वाली जो थ्योरी है वो दी है किसने? कुबलर रॉस ने। अब यहाँ पे जो हायरार्की नीड्स थ्योरी है दी है किसने? अब्राहम मास्लो ने। यहाँ पे आपको याद रखना है जो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी है किसने दी है? अब्राहम मास्लो ने। तो यहाँ पे आपको कुबलर रॉस की थ्योरी पूछे तो ग्रीफ की जो स्टेज है वो आएंगी। एरिक एरिक्सन की तो यहाँ पर इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है। और यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पूछते हैं तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखिए अब आपको इन 4 क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो मोस्ट रिलायबल इंडेक्स है वो कौन सा होगा? ऑप्शन में प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। मोस्ट रिलायबल इंडेक्स फॉर सेरिब्रल स्टेटस। सेरिब्रल स्टेटस, आप सेरिब्रल स्टेटस किस चीज के लिए चेक करेंगे? तो यहाँ पर आपका सेरिब्रल स्टेटस चेक किया जाए किसके लिए? ब्रेन के लिए, कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, क्या है ब्रेन की फंक्शनिंग है वो सब किस तरीके से सही तरीके से हो रही है या नहीं। तो मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या होगा सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए? तो वो होगा LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए जो स्केल आप यूज करेंगे वो होगी ग्लासगो कॉमा स्केल। क्या है? GCS स्केल और ग्लासगो कॉमा स्केल इस सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए यूज की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ था कि जो सेरिब्रल हेमरेज है या फिर ब्रेन हेमरेज है इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो मेन रीजन है, यूपीएसएससी के एग्जाम में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था। तो वहां पे था एक हेड इंजरी और दूसरा था सेरिब्रल इन्फॉक्शन।
बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे कि अलग अलग जगह से उनको आंसर अलग अलग मिला था, लेकिन जो ब्रेन हेमरेज है या फिर उसमें ब्रेन हेमरेज कह सकते हैं या फिर स्ट्रोक कह सकते हैं, उसका मेन रीजन होता है सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे आपको याद रखना था, ऑप्शन में था हेड इंजरी भी हो सकता है या फिर सेरिब्रल इन्फार्क्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन में आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। जो 4 विटामिन होते हैं, जो 4 विटामिन होते हैं वो होते हैं कौन से? वो फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है, विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है, विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन के लिए जरूरी है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बचता है पानी में घुलनशील, तो वो विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। इनके केमिकल नाम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यू हैव अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 20%. To prepare 1 liter of 5% solution, how much diluent will be needed? तो आपके पास 20% स्टॉक सोल्यूशन है जिसमें आपको 5% सोल्यूशन 1 लीटर के थ्रू 5% सोल्यूशन बस यूज करना है। कितना डाइल्यूएंट आपको जरूरत पड़ेगी? 100 ml, 150 ml, 200 ml या फिर 250 ml, कितने डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे आपके पास 20% है, 1 लीटर प्रिपेयर करना है जिसमें से आपको ओनली 5% बस यूज करना है। तो यहाँ पर आपको 250 ml सॉल्यूशन की ही 250 ml डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का वो है हेपेरिन का एंटीडोट। तो हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। एंटीडोट टू हेपेरिन, हेपेरिन यदि ओवरडोज हो जाती है, यदि नॉर्मली भी हेपेरिन इंजेक्ट की जाती है जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है, तो यदि इन केस कभी कभी उसकी टॉक्सिसिटी अपने आप डेवलप होती है तो उसको असर को उसके कम करने के लिए जो यूज किया जाएगा वो होगा प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होगा? प्रोटामाइन सल्फेट। एट्रोपिन दी जाती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए। एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था, हेपेरिन भी आया था और एट्रोपिन भी आया था। और यहाँ पर क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट। तो ये सभी एग्जाम में आपको आते हैं। कैल्शियम ग्लूकानेट का यूज किया जाता है जब यदि मरीज को हाइपोकैल्सीमिया हुआ हो या फिर हाइपर मैग्नीसीमिया हुआ हो। और यदि एंटीडोट की बात करें हम तो एक इसका एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट का। यदि कैल्शियम ग्लूकानेट की बात करें तो MgSO4 आपने खूब पढ़ी है ड्रग। प्रेगनेंसी में जब एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने में यूज की जाती है। क्या? MgSO4। यदि MgSO4 ओवरडोज होती है तो कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि हेपेरिन का पूछते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रेगनेंसी में एक कौन सा एंटीकोआगुलेंट है जो यूज किया जा सकता है, तो वो ओनली हेपेरिन है। बारफिन नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म पहुंचा सकता है और एक टेरेटोजेनिक ड्रग भी कहलाएगी। एट्रोपिन है तो एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एज एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। यदि मरीज कोमा में है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा आपका यदि मरीज क्या है? कोमा में है। तो यहाँ पर जो एज एन ऑप्शन है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे क्लियरेंस। इसके लिए आप क्या करेंगे? ओरल केयर उसकी प्रॉपर करेंगे एयरवे को क्लियर रखने के लिए, ताकि जो भी म्यूकस वगैरह है उसके कारण चोकिंग की कंडीशन ना हो पाए। तो यहाँ पे आपको यदि पूछा गया है कि कोमाटोस पेशेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्लियर है? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यदि मरीज अनकॉन्शियस है तब आप उसकी ओरल केयर कैसे देंगे? सेमी फॉलोअर पोजीशन के साइड लाइन पोजीशन के थ्रू। किसके थ्रू? साइड लाइन पोजीशन के थ्रू। अब यहाँ पे यदि मरीज होश में है, कॉन्शियस है, मरीज कॉन्शियस है, तब आप ओरल केयर कैसे देंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन के थ्रू।
लेकिन मरीज यदि बेहोश है तो साइड लाइंग पोजिशन के थ्रू। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट विथ डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग द नर्स ऑब्जर्व। तो यहाँ पर पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ नीज एंड प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट या फिर फ्लेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज या फिर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो एंड नी एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डिकॉर्टिकेट, यदि मरीज डिकॉर्टिकेट पोस्चर में है या पोजीशन में है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो डिकॉर्टिकेट पोस्चर का मतलब होता है एबनॉर्मल पोस्चरिंग इन विच अ पर्सन इज स्टिफ विथ बेंट आर्म्स। मतलब स्टिफनेस के साथ साथ उसके हाथ है वो ऐसे जोड़ के अपने चेस्ट के यहाँ पे क्या कर जाए, बेंट कर जाए। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब जो आपकी फिस्ट है जैसे कहेंगे मुट्ठी बांधना वो कर जाए और लेग बिल्कुल स्ट्रेट रह जाए। आप यहाँ पे आपने ऐसे मरीज देखे होंगे। डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग का मतलब है स्ट्रेट लेटे हुए या खड़े हुए स्ट्रेट रहने के साथ साथ, और जनरली जब ब्रेन इंजरी होती है तब मरीज इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पर यदि मरीज डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में है तो उसको यदि डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग से नॉर्मल में लाना है आपको, तो आप उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर मरीज अपनी फिस्ट है, क्या है, मरीज अपनी फिस्ट है बहुत हार्ड तरीके से टाइट करके अपने चेस्ट के यहाँ पे रख लेगा और यहाँ पर आपको एल्बो फ्लेक्स रहेंगे, एल्बो फ्लेक्स रहेंगे, नी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा, ए देखने को मिलता है डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग की कंडीशन जनरली हेड इंजरी वाले मरीज में, जिसमें मरीज है जो अपने हाथ दोनों बांध के क्या करेगा, दोनों हाथ की जो मुट्ठी है जिसको आप क्लिंच फिस्ट कह सकते हैं बांध के अपने चेस्ट के यहाँ पे रख लेगा। जो लेग है पूरे तरीके से फ्लेक्स्ड रहेंगे, एल्बो फ्लेक्स्ड रहेंगी। तो ये सब देखने में किस में मिलेंगी, डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन। ये क्वेश्चन यूपीएसएससी के पेपर में अभी आया हुआ था। सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है, 0 to 5 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर या फिर 15 to 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है जो नॉर्मल कितना होता है, जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है। तो यदि हम बात करें नॉर्मल रेंज H2O में बात करें तो 0 to 8 होती है, कितनी, 0 to 8 होगी, 0 to 8 सेंटीमीटर H2O। यदि जो H2O में बात करें तो हम कितनी होगी, 0 to 8 सेंटीमीटर H2O। अब यहाँ पर ऑप्शन में है आपके तो क्या होगी, वो होगी 5 to 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यदि इससे आप ज़्यादा बताते हैं तो आपका हाई सीवीपी में जाएगा, 10 के ऊपर जा रहा है, और यदि 5 से कम बताते हैं तो लो में जाएगा। तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल होती है 0 to 8 होती है, तो यहाँ पर जो एज एन ऑप्शन है वो क्या होगी, 5 to 10। A patient with congestive cardiac failure experience dyspnea due to। यदि कार्डियक फेलियर का मरीज है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, डिस्निया का मतलब होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे मरीज के लिए है जो क्या, किसके कारण डिस्निया हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्विलाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड स्पाज्म के कारण, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण, या फिर पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली का मतलब होता है कि जो हार्ट की साइज है उसका बढ़ना। तो यहाँ पर जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, जो लंग्स की एल्वियोलाई है उस जगह पर इंटरस्टिशियल स्पेस पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम वाली कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lungs. Next one, a client on anticoagulative therapy is specially monitored for। यदि मरीज को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, हेपेरिन दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है, तो आप उसके लिए किस चीज को मॉनिटर करेंगे,
नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया या फिर हेमेट्यूरिया। तो यहाँ पे आपको हेपेरिन टॉक्सिसिटी के साइन भी पूछे जा सकते हैं यदि मरीज को लेकिन एंटीकोआगुलेशन थेरेपी दी जा रही है। तो यहाँ पे मरीज को ऑब्जर्व किया जाएगा किसके लिए, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है वो होगा यहाँ पर हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया का मतलब क्या है, ब्लड आना, यूरिन में ब्लड का आना हो गया हेमेट्यूरिया। इंसोम्निया का मतलब है कि सोने में प्रॉब्लम होना है, नींद ना आना। तो यहाँ पर यदि एंटीकोआगुलेंट थेरेपी दी जा रही तो स्पेसिफिकली आप मॉनिटर करेंगे किसके लिए, हेमेट्यूरिया के लिए। नेक्स्ट वन, द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है न्यूबॉर्न बेबी में तो ये किसके कारण हो सकती है, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला के कारण, हिरस्प्रिंग्स डिसीज के कारण, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के कारण। यदि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात की जा रही है तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का एक ही रीजन होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। हिरस्प्रिंग्स डिसीज की बात करते हैं हम तो क्या होता है इसमें कि बच्चा 48 घंटे से, न्यूबॉर्न बेबी 48 आवर से है जो उसने अपना मेकोनियम पास नहीं किया, फर्स्ट स्टूल पास नहीं किया है, क्योंकि कंजेनाइटल मेगाकोलॉन जो वहां पे गैंग्लियोनिक सेल्स है उनकी एब्सेंट होने के कारण, तब आप क्या कहते हैं, हिरस्प्रिंग्स। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात की जा रही है तो क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में क्या होगा कि जो कुछ भी खा रहा है वो बाहर की तरफ आएगा, क्या होगा, तुरंत बाहर की तरफ आएगा, अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, वो होगा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। यदि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की बात करें तो इसमें डिज्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लूइश टाइप से हाथ पैर देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसका हिस्सा नहीं होगा। क्लियर। यदि हिरस्प्रिंग्स डिसीज पूछे तो गैंग्लियोनिक सेल्स का एब्सेंट होना, और इसमें बच्चा न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुए 48 से 72 घंटे हो जाए तब तक भी वो फर्स्ट अपना जो स्टूल पास ना करे, जिसको मेकोनियम कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगाकोलॉन। नेक्स्ट वन, a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar. Your answer would be, एक चम्मच शक्कर से, एक चम्मच शुगर से कितनी कैलोरी मिलेगी। यदि डायबिटीज मेलाइटिस वाला मरीज है तो यहाँ पे वो कहता है कि 1 टीस्पून ऑफ शुगर इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरीज, 5, 15, 20 या फिर 60। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 टीस्पून शुगर में कितनी कैलोरीज होगी। तो यहाँ पर होगी आपकी, कैलोरीज की बात की जा रही है, तो 1 टीस्पून में क्या है, 1 टीस्पून में जनरली 4 to 5 ग्राम कैलोरीज तक, सॉरी 1 टीस्पून में कितना होगा, 5 to उनमें है जो कितना होता है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कैलोरी की बात करें तो कितनी होगी 20 कैलोरीज, कितना 20 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, यहाँ पे 1 टीस्पून में यदि कार्बोहाइड्रेट पूछे तो कितना होगा 5 ग्राम, लेकिन कैलोरीज पूछी है कितनी होगी 20 ग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटो, ग्रीन ग्राम एंड दाल या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, गाजर, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, येलो फ्रूट्स, ऑरेंज फ्रूट्स। तो ये सब किसके लिए है, ए विटामिन ए के लिए, किसके लिए, विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है जो जनरली विटामिन में हम बात करें तो जिन भी पर्सन में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विटामिन ये कैल्शियम का सबसे बेटर सोर्स माने जाएंगे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर वॉज 350 ml, द नर्स हैज ऑब्टेन्ड द ऑब्जर्वेशन एज। तो 24 घंटे में यदि कोई पर्सन 350 ml यूरिन बस पास करता है तो उसको क्या हो सकता है, एनयूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एनयूरिया में तो 100 ml और सॉरी पास ही नहीं करेगा यूरिन, पॉलीयूरिया में है जो बहुत ज्यादा पास करेगा यूरिन, डिसयूरिया में पेनफुल यूरिनेशन होगा,
ओलिगो में होता है जनरली 500 ml से भी कम, कितना 500 ml से भी कम। और यहाँ पे वही कहा गया है कि यदि मरीज 24 घंटे में 300 ml से भी कम यूरिन आउटपुट देता है, पास करता है यूरिन, तो क्या होगा ओलिगो यूरिया। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल विदाउट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एक टर्म पूछा गया है, आपने जो कैंसर और ऑन्कोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ा उसमें आपने कई बार पढ़ा है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें सेल की साइज तो बढ़ेगी, क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल बट विदाउट इंक्रीज इन द सेल नंबर। सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन सेल की साइज बढ़ेगी। तो एक इसमें देखने को मिलेगा हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया, फिर एट्रोफी। एट्रोफी में तो सेल्स क्या होंगी, श्रिंक होंगी, सिकुड़ेंगी, क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया में सेल की साइज के साथ साथ सेल के नंबर भी बढ़ेंगे, क्या है, सेल की साइज के साथ साथ नंबरिंग भी बढ़ेगी। 2, 2 से 4, 4 से 6 देखने को मिलेगा, वो होता है मेटास्टेटिक कैंसर में। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या है, सेल की साइज बढ़ रही लेकिन सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या है, हाइपरट्रॉफी, क्या है, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन, when the client can breathe only in upright position it is termed as। जब मरीज ओनली अपराइट पोजीशन में बस सांस ले पाए तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, टेकिपनिया या फिर एपनिया। तो यहाँ पर टेकिपनिया, एपनिया और ऑर्थोपनिया ये सभी सांस से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स ही हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में बात करते हैं एपनिया। एपनिया मतलब है कि सांसों का रुक ही जाना, क्या है, सांसों का रुक जाना, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। टेकिपनिया, टेकिपनिया का मतलब होता है रैपिड ब्रीदिंग, मतलब 20 से भी ज्यादा आपकी रेस्पिरेटरी रेट जाना। डिस्निया में सांस लेने में दिक्कत होना। अब यहाँ पे कहा है कि ओनली एक ही कंडीशन है जिसमें मरीज क्या है, सांस ले सकता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो है अपराइट पोजीशन, मतलब खड़े खड़े वो सांस ले सकता है। तो वो यहाँ पे कौन सी होगी, ऑर्थोपनिया, क्या होगी, ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट वन, a client with hypoventilation is prone to develop। हाइपोवेंटिलेशन वाला मरीज है तो क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या डेवलप होने की रिस्क रहेगी, तो वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट वन, a client after pneumonectomy will be positioned on। यदि मरीज की न्यूमोनेक्टोमी हुई है, सर्जरी हुई है, न्यूमोनेक्टोमी सर्जरी, तो यहाँ पर उसको कौन सी पोजीशन में आप रखेंगे, सुपाइन पोजीशन ओनली, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। न्यूमोनेक्टोमी वाले मरीज को कौन सी पोजीशन में आप रखेंगे, न्यूमोनेक्टोमी का मतलब है कि एक लंग्स को रिमूव कर देना, क्या है, एक लंग्स को रिमूव कर देना है, क्या है, न्यूमोनेक्टोमी। अब यहाँ पर न्यूमोनेक्टोमी सर्जरी में एक साइड का मान लीजिए लंग्स रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे मरीज को कैसे रखेंगे, ऑपरेटेड साइड और बैक, क्या है, ऑपरेटेड साइड और बैक। नेक्स्ट वन, व्हेन पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज। हाइपर एपनिया मतलब बहुत फास्ट तरीके से जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन साथ में बीच बीच में स्टॉप भी हो रही है। आप जो ब्रीदिंग है, आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, क्या हो रही है, बीच बीच में एब्सेंट भी हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया का मतलब है कि ब्रीदिंग मोर डीपली बट नॉट नेसेसरली फास्टर। तेज नहीं है लेकिन बहुत डीपली सांस ले पा रहे हैं लेकिन बीच में वो सांस रुक भी रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कुस्माल रेस्पिरेशन, कायनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ब्रैडिप्निया या फिर टेकिपनिया। टेकिपनिया में जो रेस्पिरेटरी रेट है हाई जाएगी, फास्ट ब्रीदिंग होगी, ब्रैडिप्निया में बहुत ज्यादा स्लो होगी। अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जिसमें जो डीपली मतलब बहुत गहरी सांसें ले रहे हैं लेकिन एक टाइम पे आके स्टॉप भी हो जाती है, दोबारा से जो पैटर्न नॉर्मल होगा तो ये क्या कहलाएगा, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या होगा, चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, a client who is sent home with an ileostomy,
रिक्वायर्ड डाइटरी सप्लीमेंटेशन विथ इलियोस्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है वहां पे रिमूव किया जाएगा। तो मरीज को कौन सी डाइट है जो देने के लिए कहा जाएगा? फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, B12। कौन सी डाइट लेने के लिए कहा जाएगा? तो वो की पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम डाइट। नेक्स्ट वन, क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर। विजिलेंटली का मतलब बहुत ज्यादा आपको किस चीज को मॉनिटर करना है? यदि लिवर बायोप्सी की गई है तो हेमरेज, डिस्निया, वॉमिटिंग या फिर पेन, किस चीज के लिए आप मरीज को ऑब्जर्व करेंगे? तो होगा ब्लीडिंग और हेमरेज। किसके लिए? ब्लीडिंग और हेमरेज के लिए। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर यूजिंग नॉर्मल सलाइन टू स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। तो रेशनल क्या होगा? यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो क्या यहाँ पे रेशनल निकल के आएगा आपका? नॉर्मल सलाइन इज कॉमनली यूज्ड इन प्राइमरी IV सॉल्यूशन, इट इज कंपेटिबल विद ब्लड। नॉर्मल सलाइन प्रिवेंट्स हीमोलाइसिस, एपिडेक्स्ट्रोज डीएक्टिवेट ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले NS दिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि हीमोलाइसिस से प्रिवेंट कर सकता है। क्या है? नॉर्मल सलाइन है जो हीमोलाइसिस से प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट वन, in case of blood transfusion reaction the first nursing intervention would be। तो यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आपका इंटरवेंशन क्या होगा? नोटिफाई द फिजिशियन, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, स्लो डाउन द ट्रांसफ्यूजन या फिर एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम मरीज को अचानक से ठंड लगने लगे, सिर दुखने लगे या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। क्या है? ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना। देन आफ्टर आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उस टाइम पे आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। नेक्स्ट वन, द प्रायोरिटी नर्सिंग असिस्टमेंट इन एन इमीडिएट पोस्ट एनेस्थीसिया क्लाइंट इज टू। यदि मरीज की सर्जरी के बाद आप उसमें पोस्ट एनेस्थीसिया मतलब आफ्टर एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के बाद है जो आपका असेसमेंट क्या होगा? मॉनिटर द वाइटल साइन, चेक गैग रिफ्लेक्स, असेस पेन या फिर असेस एयरवे पेटेंसी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या? एयरवे पेटेंसी चेक करना। किसी भी तरीके के प्रायोरिटी वाइज आपको क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको यदि हेमरेज और एयरवे इन दो में से चूज करना हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होनी चाहिए। कौन सी? एयरवे। दूसरी आपकी ब्लीडिंग और हेमरेज को प्रिवेंट करना। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन भी ये दोनों दिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एल्किलेटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एक्सपायर। तो एल्किलेटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट हैं जो कि कैंसर ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। किस तरीके से काम करते हैं? डैमेजिंग DNA in the cell nucleus, destroying messenger RNA, creating a hormonal imbalance, interrupting cellular metabolism। किस तरीके से काम करेंगे? तो ये जो एजेंट है क्या करेंगे? जो DNA इन द सेल न्यूक्लियस, जो DNA है सेल न्यूक्लियस में उसको डैमेज करने का काम करेंगे। एल्किलाइटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, यहाँ पे जैसे पेन रिलीवर होती है वैसे ही जैसे हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है, जैसे बीटा ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की ड्रग यूज़ की जाती है। तो जो एल्किलेटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो वो है डैमेजिंग DNA इन द सेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर होगा कार्डियोजेनिक शॉक के लिए वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन या फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो कार्डियोजेनिक शॉक के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो होगी कार्डियक आउटपुट। क्या होगी? कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन दैट नर्स वुड ऑब्जर्व इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के मरीज में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? हाइपरटेंशन, टैकिपनिया, ओलिगोयूरिया या फिर साइनोसिस। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब क्या है? फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही हो, डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोयूरिया। फिर है
नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर वो एक ही है 7.35 टू 7.45। नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, कितनी होती है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरम पोटेशियम, ये भी अभी एग्जाम में आया है, जो यूपीएसएससी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। आई थिंक उसमें सोडियम की वैल्यू पूछी थी 135 से लेके, लेकिन यहाँ पर सीरम पोटेशियम है, ऑप्शन में थे, लेकिन ऑप्शन में थे क्योंकि वहां पर क्रिएटिनिन की वैल्यू दी गई थी, पोटेशियम की और सोडियम की। नॉर्मल सीरम पोटेशियम वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 3.5 टू 5.3 MEQ पर लीटर। यदि इससे ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम, कम है तो प्रॉब्लम। फिर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 0.5 टू 1.5 mg पर DL। कितना, 0.5 टू 1.5 mg पर DL। नेक्स्ट है नॉर्मल GFR इन द मेल में GFR कितनी होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में आपकी किडनी कितनी यूरिन फिल्टर करती है वो कहलाता है GFR। अब यहाँ पर जो नॉर्मल GFR होती है 125 ml पर मिनट। कितना, 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन, नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू क्या है, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन दो प्रोटीन है। अब इसमें यहाँ पर एल्ब्यूमिन की वैल्यू क्या होगी नॉर्मल, तो वो थी 3.5 टू 5 mg पर 100 ml। यहाँ पर मैंने इन चारों क्वेश्चन में ऑप्शन आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3.5 टू 5 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है a vaginal examination is indicated when membrane rupture spontaneously in a pregnant woman with polyhydramnios 2। तो यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते टाइम आप देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो गई है, क्या है, रप्चर हो गई है, और पॉलीहाइड्रोमनियोस भी है, मतलब जो AFI इंडेक्स है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है कितना 2000 ml से ज्यादा है। तो ऐसे केस में आप है जो किस चीज को असेस करेंगे, असेस फीटल मैच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर, रूल आउट कॉर्ड प्रोलैप्स, नोट द पोजीशन ऑफ द फीटस। ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, यदि पॉलीहाइड्रोमनियोस का केस है, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है, मतलब 2000 ml से भी ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कॉर्ड प्रोलैप्स को चेक करना, क्योंकि जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे आप किस चीज के लिए चेक करेंगे, रूल आउट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज है तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, या फिर जॉइंटिस। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि जो यूट्रस है उसकी जो मसल्स है उसमें टोन का गायब होना, मसल टोन रहेगी उसके कारण अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और पीपीएच को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन एटोनिसिटी की कंडीशन में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। और इसका जो मेन रीजन हो सकता है वो होगा रिटेन्ड प्रोडक्ट्स, मतलब प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स अंदर ही रह जाना यूट्रस में, वो भी रीजन हो सकता है इस जो पोस्टपार्टम हेमरेज का। तो यहाँ पर मेन कॉज क्या है एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का, वो है रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हो सकते हैं, कुछ सेल्स हो सकती हैं, कुछ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स। जो पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन मसल्स उनकी टोन का गायब होना। क्लियर। अब उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रिटेन्ड प्रोडक्ट, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाना। अब वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में तो है नहीं कि फीटस रह जाएगा, वहां पे प्लेसेंटा के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट्स, कुछ मेम्ब्रेन्स या फिर ये सब आइटम बस वहां पे रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेट कितनी होगी, मोर देन 20 पर मिनट, 20 to 40, 40 to 60 या फिर मोर देन 60 कितनी होगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो होती है 40 से 60। कितना, 40 से 60 न्यूबॉर्न बेबी में बात की जा रही है। पल्स रेट पूछे
तो वो होती है कितना 140 to 160 तक। कभी कभी ऑप्शन में आपको 120 to 140 भी दिया जाता है, लेकिन 140 से कम आती है तब प्रॉब्लम होगी। तो न्यूबॉर्न बेबी में यदि हम बात करें किसकी रेस्पिरेटरी रेट की, तो होगी 40 से 60 पर मिनट। नेक्स्ट वन, मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट। तो इन्फेंट में आप पल्स रेट कहाँ पे चेक करेंगे, कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एपेक्स ऑफ द हार्ट, कहाँ पे चेक करेंगे इन्फेंट में, तो होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। एडल्ट में बात करें तो कैरोटिड नेक के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, इन्फेंट की, तो वो होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट एपिकल पल्स यहाँ पे आप उसकी चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, a staff nurse who was called by the nursing superintendent for a feedback on poor performance spent the remaining time of the shift blaming the supervisor and colleagues. The mental mechanism used by her is। ये क्वेश्चन अभी यूपीएसएससी के पेपर में आया हुआ था कि दूसरों पे ब्लेम डालना कौन सी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन या फिर कंपनसेशन। यदि किसी नर्स के लिए जो ड्यूटी पर है कोई भी नर्स, तो वहाँ पे उसको कहा, उसकी सुपरिटेंडेंट कहती है कि आपका जो काम है आपने अच्छे से नहीं किया है, ना ही आप शिफ्ट में रहते हैं, तो वो जो यहाँ पे स्टाफ नर्स है वो ब्लेम करती है सुपरवाइजर पर, कलीग्स पर। तो ये सब किस तरीके की मैकेनिज्म में आएंगे, ये आएंगे प्रोजेक्शन में। किसमें, प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ मूड स्टेबलाइजर। तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग कौन सी, लिब्रियम, लिथियम कार्बोनेट, टॉफ्रानिल या फिर हेलोपेरिडोल, कौन सी ड्रग है यहाँ पर मूड स्टेबलाइजर ड्रग, तो लिथियम कार्बोनेट है। किसमें दी जाती है, मैनिया के मरीज को ट्रीट करने में, किसमें, मैनिया के मरीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, इन द ईसीजी रिकॉर्डिंग ऑफ अ क्लाइंट द नर्स ऑब्जर्व टॉल पीक्ड टी वेव्स, फ्लैट टी वेव्स, वाइडन्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। द नर्स आइडेंटिफाइज, यहाँ पे क्या कहा है, टी वेव बढ़ी हुई है, पी फ्लैट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो बीच का गैप है वो क्या है, ज्यादा है, और पीआर इंटरवल भी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या कहलाएगा, कहलाएगा हाइपरकैलेमिया। क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज के ऊपर आपको ऑलरेडी एक क्लास है जो चैनल पर अपडेटेड है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कीजिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द फिजिशियन इज प्रिस्क्राइब 20 EQ ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू अ क्लाइंट, द अवेलेबल KCl is 10 EQ per ml, द नर्स विल एडमिनिस्टर। पहली चीज, पोटेशियम को डायरेक्ट आईवी फॉर्म में नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट आईवी बोलस के फॉर्म में इसको नहीं देते हैं आप। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना आप देंगे, तो यहाँ पे आप देंगे 10 ml, कितना, 10 ml। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर फॉलोइंग हेड इंजरी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बताएगी कि आईसीपी बढ़ा हुआ है, यदि सिर में चोट लगी है, इंजरी हुई है, किस कंडीशन से पता चलेगा कि आईसीपी बढ़ा है। ऑप्शन में यहाँ पर रेस्टलेसनेस, डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज्ड बीपी या फिर वाइडेंड पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर जो आईसीपी बढ़े हुए का जो साइन होगा वो क्या होगी, रेस्टलेसनेस। क्या होगा, रेस्टलेसनेस। आईसीपी बढ़ता है तो वल्जिंग फॉन्टेनल बच्चों में देखने को मिलेंगे, बड़ों में हम बात करें तो रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, लिथार्जिक में जो पर्सन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आईसीपी का जो साइन है यहाँ पे वो क्या होगा, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अब हार्ट से रिलेट करता हुआ जो कार्डियोजेनिक शॉक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड ओवरलोड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या फिर हाइपोवोलेमिया। क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक का जो मेन कॉमन कॉज होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ वेंट्रिकुलर अर्थमिया। तो वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में क्या ड्रग है जो आप देंगे, इंड्रेनल, डेगॉक्सिन, सॉर्बिट्रेट या फिर लिडोकेन, कौन सी ड्रग देंगे वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में। तो वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में क्या देंगे आप, लिडोकेन। कौन सी ड्रग देंगे,
लिडोकेन। यदि हम बात करें डिगॉक्सिन की, तो डिगॉक्सिन क्या है? डिजिटालिस ड्रग है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो लिगोकेन है जनरली जाइलोकेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से एनेस्थेटिक फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, साइनोटिक स्पेल्स इज अ फीचर ऑफ। साइनोटिक स्पेल किसका फीचर है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए या फिर एएसडी, एट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। साइनोटिक स्पेल बच्चों में देखने को तो ये बहुत कॉमनली मिलता है, जिसमें जनरली 2 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, रोते टाइम उनके वो क्या करेंगे, सांस जो एक तरीके से रुका लेंगे, जिसमें ब्लूइश टाइप का, बेबी के जो लिप्स हैं ब्लू टाइप के हो जाएंगे, स्किन भी ब्लू टाइप से होगी। इसमें या तो वो सांस बहुत गहरी ले लेंगे या बहुत फास्ट, जनरली गहरी ले लेते हैं। ये कॉमन तो होता है 2 साल तक के बच्चों में, जब बच्चे स्पेशली चिढ़ जाएं या फिर रोना स्टार्ट करें तो उन्हें साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। लेकिन यदि बच्चों में कंडीशन बार बार रिपीट होकर देखने को मिलती है तो फिर किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, जिसमें साइनोटिक स्पेल देखने को मिलेगा होगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। क्या है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें बूट शेप्ड हेड देखने को मिलेगा। 4 डिसीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट वन, एन इन्फेंट एक्सपीरियंसिंग हाइपर साइनोटिक स्पेल्स इज प्लेस्ड इन। हाइपर साइनोटिक स्पेल्स का मतलब है वही मैंने जो बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ ले लें और उनकी उस डीप ब्रीथ के कारण ओठों का, स्किन का कलर ब्लू टाइप का होने लगता है। तो ये कौन सी पोजीशन फिर आप बच्चे को देंगे? हाई फॉलोअर, नी चेस्ट, प्रोन या फिर सुपाइन? कौन सी पोजीशन देंगे आप बच्चे को? नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी? नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट वन, when a hemophilic carrier female marries a normal male, chance of their daughter become of a carrier is। यदि हीमोफिलिक कैरियर है, माँ क्या है? हीमोफिलिक कैरियर है, यदि उसने नॉर्मल मेल से शादी की तो जो होने वाली अपकमिंग डॉटर है उसमें क्या कितने % चांस होंगे? 100%, 75%, 50% या फिर 25%? कितने प्रतिशत चांस होंगे उसके बच्चे में हीमोफिलिक कैरियर आने के? तो वो होंगे यहाँ पे उसको कितना, 50% तक। नेक्स्ट वन, अ नर्स ऑब्जर्व कॉप्लिक स्पॉट्स ऑन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ फीवर। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ, क्वेश्चन सीधा सा है, कॉप्लिक स्पॉट्स है, ओरल एग्जामिनेशन करते टाइम फीवर भी है, तो ये किसके है? मीजल्स, डिप्थीरिया, डेंगू या फिर वूफिंग कफ। ये सभी जो कॉप्लिक स्पॉट साइन किसके हैं? मीजल्स के। मीजल्स में फीवर भी आता है और जो कॉप्लिक स्पॉट देखने को कहाँ पे मिलते हैं? ओरल कैविटी में। नेक्स्ट, सेंसस इज टेकन वंस इन एवरी। तो जनगणना है जो हर 10 साल में की जाती है, लेकिन 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुई। एसआरएस डेटा के थ्रू ही काम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट वन, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट आयरन रिच फूड टू बी कंज्यूम टू करेक्ट एनीमिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज टू बी सप्लीमेंटेड टू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप किसी क्लाइंट को आयरन रिच फूड लेने के लिए कहते हैं जिससे उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा, तो आप उसको कौन सा विटामिन लेने के लिए भी कहेंगे, ताकि जो आयरन आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन अच्छे से, विटामिन सी, डी, B6 या फिर फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको विटामिन सी की जगह खट्टे फल जूस भी दे सकते थे, क्योंकि जब भी आयरन की टैबलेट या आयरन रिच डाइट लेने के लिए कहा जाता है, साथ में कहा जाता है कि आप खट्टे फल भी लें, जिसके कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन है जो क्या होगा, कंपैरेटिवली नॉर्मल के ज़्यादा होगा। नॉर्मल आयरन ले रहे हैं उसके साथ यदि आप खट्टे फल या खट्टे जूस लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू नॉर्मल के ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, इन विच, और यदि दूध के साथ लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये भी याद रखना है आपको, दूध दही वाले प्रोडक्ट के साथ में कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, In which one of the following leadership style the leader values the individual characteristics and abilities of each subordinate? कौन सी लीडरशिप स्टाइल है? कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें हर एक जो कोऑर्डिनेट करेगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर या फिर ब्यूरोक्रेटिक? कौन सी लीडरशिप स्टाइल में होगा? तो होगा डेमोक्रेटिक में। किसमें? डेमोक्रेटिक में। नेक्स्ट वन, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी अभी आया हुआ था। तो ये एसे नोड, क्या है? एसे नोड।
नेक्स्ट वन, लेफ्ट एट्रियम इन द लेफ्ट एंड लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सप्लाइड बाय। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूछी है कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस है लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो वहां पे कौन ब्लड की सप्लाई करेगा? तो होगा सर्कमफेलेक्स आर्टरी। कौन सी? सर्कमफेलेक्स आर्टरी। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कोरोनरी आर्टरी पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन सी होगी? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम और लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई करेगा वो क्या होगा? सर्कमफेलेक्स आर्टरी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक? यहाँ पर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कौन सी? डायरेटिक सभी स्पाइरोलैक्टोन है, वेनिटॉल है, फ्रूसेमाइड है, क्लोरोथियाजाइड भी है। तो एग्जाम में यदि आपको आता है कि आईसीपी बड़ा है तब देनी है तो ऑस्मोटिक पूछते हैं, तो ऑस्मोटिक में क्या होगी? यहाँ पे ऑस्मोटिक डायरेटिक होगी क्या? मैनिटॉल। लेकिन पोटेशियम स्पेयरिंग लूप डायरेटिक पूछे तो फ्रोसेमाइड, लेकिन पोटेशियम स्पेयरिंग पूछिए तो क्या होगी? स्पाइरेनोलैक्टोन। क्या है? स्पाइरेनोलैक्टोन। टैबलेट डिगॉक्सिन इज विथहेल्ड द पल्स रेट इज लेस देन। तो डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट कब नहीं देना है? जब पल्स रेट बिलो 60 चली जाए। कितना? 60 पर मिनट से कम हो जाए। 60 पल्स रेट जो पर मिनट से कम हो जाती है तब आपको डिगॉक्सिन नहीं देना। यदि ऐसे केस में भी डिगॉक्सिन दे दी तो मरीज सीधा टाटा बाय बाय करके भगवान के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन, a nurse who observe absence of a P waves and defibrillating waves before each QRS complex on the cardiac monitor will interrupt the client's cardiac rhythm as। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप कि यदि P waves क्या है? एब्सेंस है। जब फिब्रिलेटिंग वेव्स आते हैं जो QRS कॉम्प्लेक्स हर एक के पहले, तो यहाँ पर आप जो कार्डियक रिदम है किस तरीके की होंगी? साइनस टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो होगा यहाँ पर क्या? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी के लिए मेन रिस्क क्या होगा? मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फ्लेबाइटिस या ब्लीडिंग। डीबीटी का मेन साइन होता है क्या? होमन्स साइन। यहाँ पर जो रीजन होगा वो क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स व्हाइल केयरिंग अ क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस? क्या है जो आपको अवॉइड करना है जब आप डीबीटी वाले मरीज की केयर कर रहे हैं तब? प्रोवाइडिंग बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, मसाजिंग द एक्सट्रीमिटीज, एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक्स। क्या है जो यहाँ पे आपको अवॉइड करना होगा? तो यहाँ पे जो चीज आप अवॉइड करेंगे होंगी मसाजिंग द एक्सट्रीमिटीज। यदि आप डीबीटी वाले मरीज की केयर कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। क्या नहीं करना है? तो होगा एक्सट्रीमिटीज की मसाज करना, हाथ पैर हिलाने के लिए बोलना है ताकि डीबीटी को मैनेज किया जा सके। बेड रेस्ट के लिए भी कहना है, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है उसको ऊपर की तरफ रख के कहना है। और पेन तो होगा ही होगा, तो एनाल्जेसिक्स आप एडमिनिस्टर कर सकते, लेकिन अवॉइड करना है वो होगा मसाज करना। नेक्स्ट है CSF की वैल्यू पूछी है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF कितना होगा? नॉर्मल CSF ऑप्शन में है 25 से 50, 50 से 100, 125 से 150 ml या फिर 150 से 200 ml। कितना होता है नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? तो ये होता है 125 से 150 ml। इस क्वेश्चन पेपर में आपने 6 से 7 चीजों की नॉर्मल वैल्यू देख ली है। CSF की, जो CBP है उसकी, पोटेशियम की, सोडियम की, एंड यहाँ पे आपको pH ऑफ ब्लड, GFR है। नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे आपको ऐसे ही पता चल गई जो हर एक एग्जाम में आ सकती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल जो वैल्यू है, वॉल्यूम है CSF का कितना होगा? 125 से 150 ml तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन मायस्थेनिया ग्रेविस? मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी होगी? वो एसिटाइल कोलिन और ACH। क्या है? एसिटाइल कोलिन। सीरोटोनिन डिस्टर्ब होगा किसमें? डिप्रेशन में। डोपामाइन होता है पार्किंसंस वाले में। नेक्स्ट वन, इन पैराप्लेजिया पैरालिसिस इन्वॉल्व। पैरा मतलब होता है 4,
याद रखें, पैरा मीन्स 4, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस। तो यहाँ पर कौन सी एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होगी? ऑल 4, ओनली लोअर, ऑन वन साइड ऑफ, या फिर ओनली अपर एक्सट्रीमिटीज। कौन सी एक्सट्रीमिटीज है जो डिस्टर्ब होंगी? पैराप्लेजिया, सॉरी क्वाड्रिप्लेजिया में होंगी चारों। कौन सी? क्वाड्रिप्लेजिया में होंगी चारों। पैरा में होंगी ओनली लोअर। कौन सी? लोअर। हेमी में होंगी अपर। मोनोप्लेजिया में होंगे वन साइड ऑफ द बॉडी। और क्वाड्रिप्लेजिया होगी तो चारों। तो यहाँ पे पैराप्लेजिया पूछा है तो क्या होगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन, इन द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट विथ ग्लीनवेयर सिंड्रोम द नर्स गिव्स प्रायोरिटी टू। तो जीबीएस वाला मरीज है, ग्लीनवेयर सिंड्रोम को आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, जीबीएस वाला मरीज है, तो आप उसमें क्या प्रायोरिटी चेक करेंगे? पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोटार फंक्शन या रेस्पिरेटरी स्टेटस। क्या चीज आप चेक करेंगे ग्लीनवेयर सिंड्रोम वाले पर्सन में? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी स्टेटस। क्या होगी? रेस्पिरेटरी स्टेटस। यहाँ पे क्योंकि हाई प्रायोरिटी पूछा गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आपको प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में ऑप्शन में रेस्पिरेटरी या फिर एयरवे रहे तो आप उसको सबसे पहले उसी को मार्क कीजिए, क्योंकि जब सांसें रहेंगी तभी तो आप और चीजों को चेक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कौन सी है? ब्रोमोक्रिप्टिन, लार्गेक्टिल, फेनिटॉइल या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग यहाँ पे एक ही, वो फेनिटॉइन। क्या है? फेनिटॉइन। नेक्स्ट वन, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुला इज टर्म्ड एज। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुला है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको फील करना क्या है? डेल्यूजन, इल्यूजन, फोबिया, फिर हेलुसिनेशन। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेलुसिनेशन। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ml। यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून कितने ml के बराबर होगी? 5, 10, 15 या फिर 30। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। नेक्स्ट वन, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड 1500 ml रिंगर लैक्टेट टू बी इन्फ्यूज्ड इन 12 आवर, 1 ml इक्वल टू 15 ड्रॉप्स। द ड्रॉप रेट, यहाँ पे आपको ड्रॉप रेट निकाल ली है कि जो 1500 ml RL दिया गया है 12 घंटे के हिसाब से यहाँ पे इन्फ्यूज करने के लिए, कितना है जो आप ड्रॉप रेट क्या होगा? 20 ड्रॉप रेट पर मिनट, 250 ड्रॉप रेट पर मिनट, या फिर 31 ड्रॉप रेट पर मिनट, या फिर 35 ड्रॉप पर मिनट। 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी। कितनी? 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी और 1500 ml को 12 घंटे में आपको ट्रांसफ्यूज करना है। तो आप कैलकुलेट करके निकालिए तो आपका आएगा 31 ड्रॉप। कितना? 31 ड्रॉप। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से आपको ड्रग मेडिसिन दी गई है, फेनिटॉइन दिया गया है 0.2 mg फेनिटॉइन प्रिस्क्राइब की गई ओरली दिन में 2 बार। तो यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल एज 100 mg कैप्सूल है। तो यहाँ पर आप इसको एज अ डोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल या फिर 4 कैप्सूल। कितने कैप्सूल देंगे आप? यदि यहाँ पे जो डोज दिया गया है कितना है? वो है 0.2 ग्राम, ओरली देना है दिन में 2 बार। ग्राम में यहाँ पे बताया गया है और अवेलेबल है 100 mg की टैबलेट। तो यहाँ पर आप कैसे उसको देंगे, किस तरीके से देंगे? तो होगा आपका 2 कैप्सूल। कितना? 2 कैप्सूल। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग CPR ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट while परफॉर्मिंग द चेस्ट कंप्रेशन द sternum will be depressed। यहाँ पे जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो कितना डेप्थ पे है जो चेस्ट कंप्रेशन जाएंगे? 1/2 to 3.4 इंच, 3/4 to 1 इंच, 1 and 1.5 to 2 इंच, या फिर 2 to 2.5 इंच। कितना देंगे? तो यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है वो होता है 1.5 से 2 इंच तक का। कितना? 1 and 1.5 to 2 इंच तक जो CPR में चेस्ट कंप्रेशन होगा, जो आप कंप्रेस करेंगे वो कितने गहराई तक जाना चाहिए? 1.5 से 2 इंच तक। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रेस्क्यूअर यूज जा थ्रस्ट मेथड टू ओपन एयरवे। ये भी अभी आया हुआ था कि जा थ्रस्ट जो मेथड अपनाते हैं एयरवे ओपन करने में, तो किस कंडीशन में अपनाएंगे? ऑल सिचुएशन रिक्वायरिंग CPR, क्लाइंट हैज हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, या फिर नेक इज इंजरी ऑफ
नेक्स्ट सस्पेक्टेड, तो किस केस में आप है जो जा थ्रस्ट मेथड अपनाएंगे, तो वो होगी यहाँ पर नेक इस इंजरी में, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है, इसीलिए जा थ्रस्ट मेथड अपनाई जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा इज रिलेवेंट फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा वाले मरीज में है जो क्या एक डेटा होगा जिससे पता चलेगा कि यस मरीज को इस रीजन से ग्लूकोमा हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक साइनसाइटिस और हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ग्लूकोमा में है जो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा क्यों हो सकता है, यदि मरीज की हिस्ट्री रही हो डीएम की तो। नेक्स्ट वन, अ नर्स मॉनिटरिंग द इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ पेशेंट विथ न्यूमोथोरिक्स notes intermittent bubbling in the water seal chamber, the most appropriate action would be to। तो यहाँ पर जो न्यूमोथोरिक्स में इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम का यदि मॉनिटर किया जा रहा है तो बबल साउंड आ रहे हैं सील चैम्बर से, तो आप क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, एयरवे को चेक करेंगे, लीक जो हो रही है वो ड्रेनेज को क्लैंप करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशन, क्या है, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आपको अब एक दिया गया है, वैल्यू दी गई है, अब आपको निकालना है कि यह सही है या गलत है। एबीजी की जो रिपोर्ट है उसमें पीएच वैल्यू 7.32, पीसीओ2 है 52 mm ऑफ एचजी, पीओ2 85 mm ऑफ एचजी, एससीओ3 है 27 MEQ पर लीटर। तो यहाँ पर क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्या है। एबीजी रिपोर्ट में जो आपका ब्लड पीएच दिया है, पीसीओ2 वैल्यू है, पीओ2 है, एससीओ3 है, तो ये क्या है मरीज के लिए, ये जो चीजें डेवलप हुई हैं वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका, while monitoring child after tonsillectomy the nurse observe him swallowing frequently, this indicate this the child is। तो यहाँ पर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद मरीज को आप यदि बच्चे की टॉन्सिलेक्टोमी की गई है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसके लिए, स्वालोइंग के लिए। तो यहाँ पे आप क्यों ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि ब्लीडिंग के लिए, क्या है, ब्लीडिंग यदि होती है इन केस, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं, ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ निकलने जैसा कर रहा है, स्वालोइंग कर रहा है। नेक्स्ट वन, नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी वैल्यू ऑफ अ पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड अनफेवरेबल। यदि किसी मरीज की सर्जरी होनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है तो इनमें से कौन सी होगी जो अनफेवरेबल है, मतलब ऐसे केस में आप सर्जरी को टाल सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 84 mg, 70 से है जो ज़्यादा रहेगा तो ठीक है। HB 8 ग्राम%, सीरम क्रिएटिनिन 0.7 mg पर DL, ब्लड यूरिया 28 mg पर DL। कौन सी वैल्यू है जो सर्जरी के लिए सही नहीं है, और वो है ब्लड, क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सर्जरी में ब्लड लॉस होना जो कॉमन कंडीशन कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, HB लेवल फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लासगो कोमा स्केल। GCS कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए की जाती है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर स्केल मेजर्स द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ये सही है। सेंसरी रिस्पॉन्स आर इजीली असेस्ड, मैक्सिमम स्कोर 15, स्कोर लेस देन 8 इंडिकेट द कोमा। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, इनकरेक्ट है। तो यदि यहाँ पर बात करें हम ग्लासगो कोमा स्केल की तो 15 मैक्सिमम स्कोरिंग होती है इसकी, क्या है, 15 मैक्सिमम स्कोरिंग होगी। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए स्केल चेक की जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस GCS स्केल में क्या है, GCS स्केल में आपको बताना है कि कितनी वैल्यू है जो, क्या है, कितनी वैल्यू है जो बताएगी मरीज की कि इनकरेक्ट है। और यदि 8 से क्या है, 8 और 8 से कम जाता है तो कोमाटोज के लिए भी है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। आंसर आपका क्या होगा, सेंसरी रिस्पॉन्स। इसमें आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल, मोटर रिस्पॉन्स चेक किए जाते हैं, ना कि सेंसरी रिस्पॉन्स। क्लियर।
नेक्स्ट वन, द साइट सिलेक्टेड बाय नर्स टू एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू 6 months इन्फेंट। 6 महीने के इन्फेंट में आप IM इंजेक्शन कहाँ देंगे? वास्टस लेटरलिस में, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल या डेल्टॉइड में, कहाँ पे देंगे? 6 महीने के बच्चे में। तो प्रिफर्ड साइट होती है IM इंजेक्शन के लिए, वो होगी वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रन इंगेज्ड इन पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में कौन से ग्रुप के बच्चे आएंगे? इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर या फिर स्कूलर। तो पैरेलल प्ले में आएंगे टोडलर, जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच में होगी। कितनी? 1 to 3। प्री स्कूलर होते हैं 3 to 6 के, स्कूलर होते हैं 6 to 12। इन्फेंट लेस देन 1 साल तक के बच्चे। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कर्निंग साइन कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो कर्निंग साइन एक ही केस में पॉजिटिव होता है मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट क्या है एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन के लिए? एनीमिया, प्रोटीन्यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया पर हाइपोक्सिया। एरिथ्रोपोइटिन किसके लिए जरूरी है? ये है एरिथ्रोसाइट्स, RBC। अब यहाँ पर RBC का लेना देना किससे होगा? एनीमिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट अकर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस के टाइम पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? मसल क्रैम्प, हाइपोटेंशन, एयर एम्बुलिज्म या फिर पल्मोनरी एम्बुलिज्म। मेजर की बात की जा रही तो हो लो बीपी। क्या है? लो बीपी होने के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हजारों बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन। लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग MP CHO या फिर अदर स्टेट CHO के लिए टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है। आपको मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेस करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।